हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज और उसका प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए मैंने पहले 2 लाइन लिख कर रखा है, इसको याद रखना हमेशा। पहला जो बात है वो है इट इज़ अ थियोरेटिकल सर्किट एंड नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक थियोरेटिकल सर्किट है, लेकिन इसका ऊपर बेस करके हमें बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। क्या है? बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज मैनी इंस्ट्रूमेंट सच एज मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, केल्विन डबल ब्रिज वर्क्स। अर्थात इस जो डिज़ाइन मैंने बनाया, इस डिज़ाइन एक थियोरेटिकल डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को यूज़ करके ये सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, केल्विन डबल ब्रिज, ये सारे इंस्ट्रूमेंट वर्किंग जो है, ये वर्किंग इस व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है बेसिक, इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस कर है। अब देखो हम व्हीटस्टोन ब्रिज का वर्किंग देखेंगे। यहाँ पर देखो R1, R2, R3, R4 4 रेजिस्टेंस एक रेक्टेंगल का 4 साइड में है। इस डायगोनल से हम G को कनेक्ट किया तो डायगोनल को लिख लेते हैं। मान लो ये A है, ये B, ये है C और ये है D। अब B एंड D पॉइंट का बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, A एंड C पॉइंट का बीच में एक सेल कनेक्टेड है। ये सेल का रोल क्या है? सेल का रोल है करंट भेजना। और गैल्वेनोमीटर का रोल क्या है? गैल्वेनोमीटर का रोल है करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है उसको डिटेक्ट करना। अर्थात अगर करंट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो गैल्वेनोमीटर राइट में डिफ्लेक्ट होगा, और अगर करंट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो गैल्वेनोमीटर का लेफ्ट का तरफ डिफ्लेक्शन होगा। गैल्वेनोमीटर का एक प्लस और एक माइनस होता है, ये प्लस ये माइनस है। अर्थात करंट नीचे की तरफ जाएगा तो राइट साइड में डिफ्लेक्शन, ऊपर की तरफ तो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन। अब देखो यहाँ पर अगर हम करंट का पाथ को देखें तो क्या होगा कि सेल यहाँ से कुछ करंट भेजेगा। मान लेते हैं कि वो करंट है I करंट A पॉइंट तक आने के बाद यहाँ पर 2 पाथ है, एक है ये B की तरफ और एक है ये D का तरफ। तो मान लेते हैं कि B का तरफ जो करंट जा रहा है वो I है, तो D का तरफ जो करंट जाएगा वो होगा I माइनस I1। अब I1 करंट जब B पॉइंट आएगा, B पॉइंट के बाद यहाँ पर और भी 2 पाथ है, एक नीचे का तरफ एक ऊपर की तरफ। तो यहाँ से नीचे का तरफ मान लेते हैं कि I2 करंट फ्लो होगा, तो इधर R2 की थ्रू जो करंट पास करेगा वो होगा I1 माइनस I2। और इधर जो I माइनस I1 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 पाथ है, 2 पाथ में से एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। अभी एक थियोरेटिकल समान लेते हैं कि ऊपर की तरफ करंट जा रहा है I3, तो बाकी जब बचा करंट वो होगा I माइनस I1 माइनस I3। अब देखो यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर या तो ऊपर से नीचे की तरफ करंट आएगा और ये नीचे से ऊपर की तरफ करंट जाएगा। मतलब ये नहीं हो सकता कि इधर से I3 जा रहा है और इधर से I2 आ रहा है। अर्थात यहाँ पर अगर B का पोटेंशियल जो है VB, अगर VB ग्रेटर देन VD होगा, अर्थात इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर इससे ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो जो होगा वो होगा नीचे की तरफ। अगर VB लेस देन VD होगा तो करंट का फ्लो होगा ऊपर की तरफ। और एक कंडीशन है, यह है VB इक्वल टू अगर VD होगा तो क्या होगा कि करंट अर्थात गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट IG ये इक्वल टू आ जाएगा 0। जब गैल्वेनोमीटर की तरफ करंट 0 होगा तब हम बोलेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन है। और ये जो VB इक्वल टू VD कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो R1, R2, R3 एंड R4 ये 4 रेजिस्टेंस का एक सर्टेन कंडीशन है। वो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगा इस सर्किट से तब जाके ये IG 0 हो जाएगा।
अब हमें क्या करना है कि हमें बैलेंस कंडीशन को कैलकुलेट करना है कि इस बैलेंस कंडीशन क्या है। तो हम बैलेंस कंडीशन कैलकुलेट करने के लिए Ig को अर्थात I2 एंड I3 इन दोनों को ही 0 मान के चलेंगे। अर्थात इसका मतलब है कि अगर I1 करंट B पॉइंट तक आया, B पॉइंट का बाद नीचे की तरफ कोई भी करंट का पार्ट नहीं आया, अर्थात R2 जो रेजिस्टेंस है इसका थ्रू भी करंट जो होगा वो होगा I1, और इधर से जो करंट फ्लो हो रहा है I माइनस I1, ये I माइनस I1 करंट ही जिसको हम चलो लिख लेते हैं I2। तो इधर करंट I1 इधर I2 और ये I है, अर्थात यहाँ पर I इक्वल टू है I1 प्लस I2। इस I2 करंट इधर से इधर फ्लो होगा अर्थात इस तरफ, तो R4 के थ्रू भी करंट जो फ्लो होगा वो होगा I2। यहाँ से हम अब ओहम्स लॉ अप्लाई करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि R1 R2 R3 R4 अर्थात ह्यूस्टन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन क्या है, ये कंडीशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो कंडीशन को कैलकुलेट करते हैं। इसलिए हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या है कि पहले देखो VA माइनस VB इक्वल टू होगा I1 इंटू R1। दूसरा इक्वेशन है VA माइनस VD अर्थात नीचे की लाइन में वो होगा I2 इंटू R3। और दो इक्वेशन हमें मिलेगा इधर से, एक होगा VB माइनस VC, तो इसको अभी थोड़ा सा मिटा देते हैं। VB माइनस VC वो होगा I1 इंटू R2 और VD माइनस VC ये होगा I2 इंटू R4। तो हमें चार इक्वेशन मिल गया, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये है नंबर 4। इन चार इक्वेशन में से पहले 1 और 2 को देखो। 1 और 2 इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखेंगे तो बैलेंस कंडीशन जो है वो है VB इक्वल टू VD, अर्थात जब बैलेंस कंडीशन होगा तो VB एंड VD बराबर होगा। अर्थात यहाँ पर देखो हम VD को मिटा के यहाँ पर VB लिख सकते हैं। तो कॉपी में अलग से इसको लिखो और इसको VD को VB लिख दो। फिर हम देखो 1 नंबर और 2 नंबर जो दो इक्वेशंस है इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम हो गया, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, अर्थात लिख सकते हैं I1 R1 इक्वल टू I2 इंटू R3, और यहाँ से हम लिखेंगे I1 बाई I2 इक्वल टू है R3 बाई R1। तो इस इक्वेशन के नाम देते हैं नंबर 5। अब इस तरफ देखो विद द सेम लॉजिक इसको हम लिख सकते हैं VB, और दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल हो गया, तो यहाँ से हम लिखेंगे I1 इंटू R2 इक्वल टू I2 इंटू R4, और इधर से आएगा हमारा I1 बाई I2 जो रेशियो है वो हो गया R4 बाई R2। अब ये है इक्वेशन नंबर हमारा 6। अब देखो नंबर 5 एंड नंबर ऑफ 6, यहाँ पर लेफ्ट साइड में है I1 बाई I2, इधर भी लेफ्ट साइड में I1 बाई I2, मतलब 5 एंड 6 जो इक्वेशन है दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है इक्वल, अर्थात इन दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो भी इक्वल होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं R3 बाई R1 इक्वल टू R4 बाई R2, R4 बाई R2, और लिख सकते हैं देखो R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। तो ये है बैलेंस कंडीशन, अर्थात इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो और इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो अगर बराबर होगा तो क्या होगा कि ये बैलेंस कंडीशन होगा। अब इस सर्किट को देखो, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया
कि यहाँ पर देखो 2 ओहम, ये 4 ओहम, ये 6 ओहम, ये 12 ओहम। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओहम, और यहाँ पर एक सेल कनेक्टेड है जिसका मान लो पोटेंशियल है 10 वोल्ट। अब देखो अगर यहाँ पर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके इसका मेन करंट और करंट थ्रू ब्रांचेस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर पहले हमें देखना है कि ये जो ह्यूस्टन ब्रिज का सर्किट है, ये ह्यूस्टन ब्रिज का सर्किट बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है। अगर ये बैलेंस कंडीशन में होगा तो देखो यहाँ पर यहाँ पर R1 और R2 इन दोनों का रेशियो क्या है? R1/R2 इक्वल टू है 2/4, मतलब हाफ। और R3/R4 का रेशियो क्या है? R3/R4 का रेशियो है 6/12, ये भी हो गया हाफ। अर्थात यहाँ पर R1/R2 इक्वल टू R3/R4, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है मतलब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो सेम होगा और गैल्वेनोमीटर की तरफ कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, अर्थात हम इसको यहाँ से नहीं है ऐसा भी मान सकते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर है ही नहीं यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर ऊपर का जो रेजिस्टेंस है ये दोनों मिला के हो गया 4 और 2 अर्थात 6 ओम। नीचे का रेजिस्टेंस 6 और 12 अर्थात हो गया 18 ओम। और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो होगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू 6 × 18/6 + 18 मतलब 24, 6 4 24 इक्वल टू 4.5 ओम। अर्थात मेन करंट जो होगा I इक्वल टू वो होगा 10 वोल्ट बाई 4.5 ओम इक्वल टू 100/45 एम्पियर 922.2 एम्पियर, ये होगा मेन करंट। तो ऐसे ही हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लिया। और एक देखो इसका प्रॉब्लम, यहाँ पर देखो हमारे पास 5 रेजिस्टेंस है। 5 रेजिस्टेंस एक ह्यूस्टन ब्रिज का स्ट्रक्चर में है जहाँ गैल्वेनोमीटर का पोजीशन में एक 5 ओम का रेजिस्टेंस अब कनेक्टेड है। तो क्या 5 ओम का रेजिस्टेंस जब हम गैल्वेनोमीटर का हटा देंगे तो क्या कंडीशन में कोई प्रॉब्लम होगा? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ह्यूस्टन ब्रिज का जो बैलेंस कंडीशन है वो मेन कंडीशन है इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल मस्ट बी सेम, अर्थात इन दोनों पॉइंट का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो 0 होगा। तो अगर कोई भी एक रेजिस्टेंस अगर इसका इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा तो इसका थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। और एक बात जो है सर्किट में, अगर कोई भी एक सर्किट में किसी की एक रेजिस्टेंस का थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा तो उसको हम हटा देंगे सर्किट से, सर्किट हमारा आसान हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है जिसका दोनों साइड का पोटेंशियल डिफरेंस जो है 0 है, अगर हम इसको हटा देंगे तो सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस रेजिस्टेंस का कुछ रोल ही नहीं है। अगर किसी का भी कोई भी एक सर्किट में कोई रोल ही नहीं है तो उसको हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको हम हटा दिया तो अब क्या हो गया? अब ये सीरीज हो गया, ये सीरीज हो गया, फिर दोनों पैरेलल हो गया। इसको तुम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो ह्यूस्टन ब्रिज का तो प्रॉब्लम जान गया कि यहाँ पर अगर एक सर्किट ऐसा रहेगा एक स्क्वायर की तरह, इसका दोनों साइड में 2 रेजिस्टेंस, इधर 2 रेजिस्टेंस, बीच में से रेजिस्टेंस रहेगा। अगर बैलेंस कंडीशन है तो उसको हम हटा देंगे, अगर बैलेंस कंडीशन नहीं है तो उसको रखेंगे। और फिर जो करंट डिवाइडेड रूल है हमारा, जो सिमेट्री रूल है, एक्सियल सिमेट्री, परपेंडिकुलर सिमेट्री, उन सिमेट्री को अप्लाई करेंगे हम और उसको अप्लाई करके हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बैलेंस कंडीशन होगा तो हमारा आसान होगा प्रॉब्लम। लेकिन जो सर्किट मैंने फिगर में अभी बताया इस सर्किट को हम चेंज भी कर सकते हैं, अर्थात उसका जो मेन कनेक्शन पॉइंट है वो वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, लेकिन रेजिस्टेंस का पोजीशन हम चेंज कर ही सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल सर्किट में जब रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा तो ऐसे स्ट्रक्चर नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर स्ट्रक्चर ऐसा नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर
4 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया। अब देखो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस ऐसे ले लिया, 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस। इसको भी हम यहाँ से व्हीटस्टोन ब्रिज बना सकते हैं। क्या करना होगा, देखो ये मान लो R1 है, ये R2, ये R3 और ये R4। अब R1 एंड R1 यहाँ पर होता है, R2 यहाँ पर होता है, R3 यहाँ पर होता है और R4 यहाँ पर होता है, अर्थात R1 एंड R2 एक साथ कनेक्टेड रहेगा। तो हम R1 एंड R2 को यहाँ से कनेक्ट करते हैं। R3 एंड R4 एक साथ कनेक्ट रहेगा, तो R3 एंड R4 को हम ऐसे कनेक्ट करते हैं। और क्या होगा, R1 का दूसरा साइड R3 के साथ कनेक्टेड रहेगा, तो R1 का दूसरा साइड जो है उसको हम R3 से ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। एंड क्या होगा, R3 का जो दूसरा साइड है वो हो गया, और R4 का दूसरा साइड R3 का साथ, R4 का दूसरा साइड R2 का साथ, तो R4 का दूसरा साइड को हम R2 का साथ कनेक्ट कर दिया, हो गया। अभी R1 R2 का जो कनेक्शन है, R1 R2 का जो कनेक्शन मतलब इस कनेक्शन यहाँ से स्टार्ट करके R3 R4 का जो कनेक्शन है यहाँ तक, इधर हम एक गैल्वेनोमीटर ऐसे कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट कर दिया। और देखो यहाँ पर कि R1 R3 का जो कनेक्शन है, मतलब ये कनेक्शन इधर से यहाँ से R3 R2 R4 मतलब यहाँ से यहाँ तक, अर्थात इन दोनों पॉइंट का बीच में अगर हम सेल कनेक्ट कर देंगे तो ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, लेकिन यहाँ पर पहचानने में मुश्किल होगा। तो ऐसा कोई भी सारे सर्किट है जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन देख के नहीं लगता कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। इस सर्किट को क्या करना पड़ता है, रीड्रॉ करना पड़ता है। हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर R1 R2 का रेशियो एंड R3 R4 का रेशियो सेम होगा तो इस रेजिस्टेंस को कैंसिल करना होगा। तो ऐसा कोई भी सर्किट है, कुछ एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आज। फॉर एग्जाम्पल इस सर्किट को देखो, इस सर्किट को देख के नहीं लग रहा है कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन देखो हम यहाँ पर लिखते हैं ये R1, इसको लिखते हैं R2, ये लिखते हैं R3 और इसको लिखता है R4 और ये मान लो R5 है। अब देखो हम इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इस पॉइंट को हम ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ से देखो नीचे की तरफ ये एक साइड में R3 है, तो हम R1 को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा R1 और इधर हम ड्रॉ कर लिया ये R3, ये R3 किसका साथ कनेक्टेड है, R3 R4 का साथ कनेक्टेड है। तो R3 को हम R4 के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया, और R4 का जो एंड है, अर्थात ये एंड नाम देते हैं, ये A, ये C। तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, और इधर का R1 का जो अदर एंड, इसका नाम देते हैं B और इसका नाम देते हैं D। तो देखो यहाँ पर A, B, C और ये D, B एंड C का बीच में यहाँ पर R2 है, तो यहाँ पर R2 को कनेक्ट कर दिया, ये R4 है। और देखो B एंड D, अर्थात B एंड D यहाँ पर R5 है, तो यहाँ पर हमने R5 को कनेक्ट कर दिया। तो ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। मतलब अगर ये R होगा, ये भी R होगा, ये भी R, चारों रेजिस्टेंस अगर R होगा तो यहाँ पर इसको हम R R R R लिख देंगे, चारों रेजिस्टेंस को।
तो 4 इक्वल रेजिस्टेंस है, मतलब R1/R2 इक्वल टू R3/R4, तब ये रेजिस्टेंस का कोई भी रोल नहीं है। तो यहाँ पर R R मिला के सीरीज में 2R होगा, तो इधर हो जाएगा R R मिला के 2R, और इधर हो जाएगा R R मिला के 2R, और इन दोनों 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा R। मतलब इस सर्किट का अगर चारों रेजिस्टेंस R R R R है, इस चारों रेजिस्टेंस, पांचों रेजिस्टेंस सबका वैल्यू अगर R है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो भी होगा R। इस सर्किट को देखो, यहाँ पर जो सर्किट में ड्रॉ किया देखो, ये भी क्या है, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। कैसे पता चलेगा? यहाँ से इस रेजिस्टेंस को, इसको पकड़ के इधर से फ्लिप कर दो। तो अगर इसको पकड़ के इधर फ्लिप करोगे तो ये साइड आ जाएगा इधर, और ये साइड आ जाएगा इधर, और इस पॉइंट पर आ गया, अर्थात इसको हम फ्लिप कर दिया। तो देखो यहाँ पर R1 R2 R3 R4, ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही हो गया। और एक सर्किट दिखाऊंगा जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, वो है ऐसा सर्कुलर सर्किट। क्या करना है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट कर दिया, इधर से कनेक्ट कर दिया, इधर से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ से हम सेल को कनेक्ट कर देंगे। तो ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सर्किट है, यहाँ पर देखो एक बात, एक है कि ये R1, ये R2, ये R3, और ये हो गया R4। यहाँ पर सेल होता है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर होता है। ये होता है R1, ये होता है R2। गैल्वेनोमीटर के 2 पॉइंट, 2 साइड, एक है R3, एक है R4। गैल्वेनोमीटर कनेक्शन का 2 साइड। तो गैल्वेनोमीटर के ऊपर का पॉइंट जो 2 रेजिस्टेंस में कनेक्टेड है वो R1 R2, और नीचे का साइड R3 R4 में है। और जो बैलेंस कंडीशन है हमारा वो है R1/R2 इक्वल टू R3/R4, जहाँ R1 एंड R2 का पॉइंट के साथ गैल्वेनोमीटर का 1 एंड, R3 R4 का साथ अदर एंड कनेक्टेड है। अब देखो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि R1/R3 इक्वल टू R2/R4। तब इस सर्किट में हम R1 R3 का साथ गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, अर्थात R1 R3 ये है, तो यहाँ से यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं, और R2 R4 का साथ गैल्वेनोमीटर। तब इधर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा एक सेल, इधर हम सेल को कनेक्ट कर देंगे। अर्थात कोई भी एक गैल्वेनोमीटर सर्किट में, व्हीटस्टोन ब्रिज में, हम गैल्वेनोमीटर एंड सेल को इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर का पोजीशन में सेल को लगा देते हैं और सेल का पोजीशन में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, तो उसका जो कंडीशन है वो कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तब भी हम अप्लाई करेंगे R1 R2 R3 R4 और R1 R3 R2 R4 इन दोनों का रेशियो। ये था आज का क्लास। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसका जो एप्लीकेशन है, अर्थात मीटर ब्रिज एंड पीओ बॉक्स एंड उसका यूज़, जो कि तुम्हारा प्रैक्टिकल के लिए बहुत ही यूज़फुल है।